वाराणसी से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने लोगों की आस्था को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ युवक गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी करते नजर आए, जिसके बाद शहर में काफी नाराजगी देखने को मिली। आरोप ये भी है कि युवकों ने वहां चिकन बिरयानी खाई और उसकी हड्डियां सीधे गंगा में फेंक दी, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। वीडियो सामने आते ही मामला तेजी से बढ़ा और पुलिस तक पहुंच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए यूपी पुलिस ने बेहद तेजी से कार्रवाई की और महज 24 घंटे के भीतर 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर युवक मदनपुरा इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने साफ संदेश दिया है कि धार्मिक आस्था से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही या गलत हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उस माविक की भी जांच की जा रही है जिसने नियमों को नजरअंदाज कर नाव उपलब्ध कराई थी। प्रशासन का कहना है कि काशी की मर्यादा और गंगा की पवित्रता सबसे ऊपर है और इससे खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी ताकि आगे कोई ऐसी गलती करने की हिम्मत न करे। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की सख्ती का असर अब जमीनी स्तर पर भी नजर आने लगा है। पहले जहां सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर विवाद होते थे, अब स्थिति बदलती दिख रही है। संभल जैसे संवेदनशील इलाकों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें लोग खुद आगे आकर कह रहे हैं कि वे नमाज केवल मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर ही अदा करेंगे। इससे साफ है कि प्रशासन के सख्त रुख का असर पड़ा है। अब भीड़ को संभालने के लिए लोग खुद ही नई व्यवस्था बना रहे हैं, जैसे कि एक ही जगह पर दो शिफ्ट में नमाज पढ़ना। इससे सड़कों पर भीड़ भी नहीं लगेगी और नियमों का पालन भी हो जाएगा। स्थानीय लोगों और बुजुर्गों का कहना है कि वे शांति से त्योहार मनाना चाहते हैं और किसी भी हाल में प्रशासन से टकराव नहीं चाहते। उनका मानना है कि कानून का पालन करना ही सबसे सही रास्ता है। सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि धार्मिक आयोजन सिर्फ तय स्थानों पर ही होने चाहिए। ऐसे में अब लोगों के बीच भी ये समझ बन रही है कि नियमों का पालन करना ही बेहतर है, क्योंकि उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से फोन पर बात की और उन्हें ईद की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर भी चर्चा की। भारत ने यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए साझा की, जिससे ये संदेश गया कि भारत हालात पर नजर बनाए हुए है। लखनऊ में क्रिकेटर कुलदीप यादव और वंशिका सिंह के रिसेप्शन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। इस दौरान कुलदीप यादव ने सीएम के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये समारोह काफी चर्चा में रहा क्योंकि इसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थीं। दोनों की शादी 14 मार्च को मसूरी में हुई थी, जिसके बाद अब लखनऊ में रिसेप्शन रखा गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और कई सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भवानीपुर सीट खास चर्चा में है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को उतारा गया है। वहीं नंदीग्राम सीट पर भी दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति के तहत मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपनी धार्मिक आस्था को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। वे समय समय पर केदारनाथ समेत कई मंदिरों के दर्शन करती हैं और इसकी झलक सोशल मीडिया पर भी शेयर करती हैं। हालांकि अब उनके लिए इन धार्मिक यात्राओं को लेकर कुछ नई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, जिससे उनके फैंस भी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। क्यूबा इस समय अपने इतिहास के सबसे बड़े ऊर्जा संकट से गुजर रहा है। पूरे देश में ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन गई है, जिससे अस्पतालों से लेकर आम लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। बताया जा रहा है कि जर्जर पावर ग्रिड और तेल की कमी ने इस संकट को और गंभीर बना दिया है। इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और आर्थिक दबाव भी बड़ी वजह माने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर भारत में एलपीजी सप्लाई पर भी पड़ने लगा है। खास तौर पर हॉर्मुज मार्ग में रुकावट की आशंका के कारण गैस संकट गहराने का खतरा बढ़ गया है। अगर ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका असर कारोबार, नौकरियों और आम लोगों के खर्च पर भी पड़ सकता है। फूड सेक्टर में छंटनी और वेतन कटौती जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। आजकल 125 सीसी स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये कम खर्च में अच्छा माइलेज और आरामदायक सफर देते हैं। खास तौर पर रोजाना ऑफिस या कॉलेज जाने वालों के लिए ये एक किफ़ायती विकल्प बनते जा रहे हैं। इन स्कूटर की शुरुआती कीमत करीब 80,000 रुपये से होती है,
जिससे ये मिडिल क्लास के बजट में आसानी से फिट हो जाते हैं। यही वजह है कि बाजार में इनकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर अमेरिका के भीतर भी विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। यूएस काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख जो केंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसकी वजह इस युद्ध को बताया। उन्होंने कहा कि वे अपनी अंतरात्मा के खिलाफ जाकर इस युद्ध का समर्थन नहीं कर सकते। इससे पहले भी एक और अमेरिकी अधिकारी इसी वजह से इस्तीफा दे चुके हैं, जिससे ये साफ है कि अंदरूनी असहमति बढ़ रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के एक बड़े कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि वे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बसीज यूनिट के प्रमुख थे और पिछले कई सालों से इस पद पर तैनात थे। इस दावे के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे हमले आमतौर पर जवाबी कार्रवाई को जन्म देते हैं। सोशल मीडिया पर एक अजीबोगरीब मामला भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक रोबोट द्वारा एक बुजुर्ग महिला को डराने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद पुलिस ने उस रोबोट को ही हिरासत में ले लिया है। ये मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है और कई लोग इसे मजाकिया अंदाज में ले रहे हैं, तो कुछ इसे तकनीक के बढ़ते प्रभाव से जोड़ रहे हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे जीन से जुड़ी होती हैं और उनका इलाज बेहद महंगा होता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की बीमारी के इलाज के लिए एक इंजेक्शन आता है जिसकी कीमत करीब 16 से 18 करोड़ रुपए तक होती है। ये दुनिया की सबसे महंगी दवाओं में से एक मानी जाती है और छोटे बच्चों के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसकी गंभीरता और महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में नगर निकायों में नए सदस्यों के नामांकन के जरिए राजनीतिक रणनीति पर काम शुरू हो गया है। सरकार ने 17 नगर निगमों समेत कई नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में नियुक्तियां की हैं। इस कदम को 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, जहां पार्टी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाकर अपने जनाधार को और मजबूत करने की कोशिश कर रही है।